हेलो दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस की एक नई क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसमें से आपको हमारे साथ में ही इसके आंसर भी देना है, ओएमआर शीट भी फिल करना है। तो आपको जैसे कि पता है, रोज की तरह ये ओएमआर शीट आपने डाउनलोड कर ली होगी, या नहीं की है तो अभी आप कर सकते हैं। तब कल से आप इसको यूज़ करें। यदि आपने कर ली है तो मेरे साथ में इसको फिल करके आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फॉर्मेट है ओएमआर शीट का। अब हम प्रश्नोत्तर की श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक आया आपका फिजिक्स में। प्रश्न क्या है, मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हैं दीपेश नागर जी, विशाल विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए उनको भी जोड़ लीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न को हम देखेंगे। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। अब यहाँ पे आपको 4 राशि दे रखी है, कौन सी अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, पहला क्या दे रखा, चाल, वेग, संवेग, त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले इस चीज को पढ़ो। कार्यरत बल क्या है, एक समान है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या रहेगी, चाल, वेग, संवेग, त्वरण। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। सौरभ जी बता रहे हैं डी। सभी बच्चे बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आप मेरे साथ में जुड़िए और ये इसके आंसर दीजिए। संदीप जी बता रहे हैं सी। ठीक है, ये ठीक है। अभी हम देखते हैं और ऑप्शन। विकास जी बता रहे हैं ए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं चारों को। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वेग भी गलत हो जाएगा, संवेग भी गलत, इसका आएगा त्वरण। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, बल बल एक समान है। मान लो कोई रॉकेट है, ये रॉकेट आसमान में जा रहा है और इसमें यदि हमने इसका वेग चेंज नहीं करा, यानी बल नहीं बढ़ाया, तो इसका त्वरण क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, त्वरण। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइकिल के घूमते हुए पहिए की गति है। जल्दी बताइए मुझे, साइकिल के पहिए की गति है घूर्णन गति, रेखीय गति, वर्तुल गति, इनमें से कोई नहीं। घूर्णन गति, रेखीय गति, वर्तुल गति, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। रोहित जी बता रहे हैं ए, दीपेश नागर जी बी बता रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं, घूर्णन गति, रेखीय गति, वर्तुल गति, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम इनमें से चारों में से ऑप्शन। घूर्णन गति क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने ही एक्सिस पे घूमती है, अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमती है। जैसे पंखा अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, साइकिल का टायर भी क्या होगा, अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमेगा। ये उसकी एक्सिस है, इसके चारों ओर घूमेगा टायर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। इसको क्या बोलेंगे, ये साइकिल का टायर है, मान लो ये अपनी एक्सिस के चारों ओर ही घूम रहा है। ठीक है, अब ये घूर्णन क्लियर हुआ। रेखीय गति होता है जिसमें वस्तु एक रेखा में गति करती है, एक रेखा में वस्तु गति करती है, उसको बोलते हैं रेखीय गति। वर्तुल गति मतलब उसमें गोलीय गति होती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया, साइकिल के पहिए की गति कौन सी है। अभी सब बता रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। क्या आएगा, घूर्णन। ठीक है, ये जो भी आपको साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये दैनिक जीवन के आधार पर क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके सोल्व कर सकते हैं। जैसे साइकिल के पहिए की गति कैसे हो गई, घूर्णन। सूर्य का चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, ये घूर्णन कहलाएगा या परिक्रमण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परिक्रमण। ये परिक्रमण है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। अगला देखेंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का नियम को किसकी परिभाषा देता है, बल की, गति की, त्वरण की, संवेग की। जल्दी बताइए मुझे, बल की, गति की, त्वरण की, संवेग की। न्यूटन का द्वितीय नियम पूछा है। अब पहले दूसरा नियम आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है।
तो इसका क्या मिला, कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम बता दिया। तो ये बल, जितना बल होगा उतना संवेग में परिवर्तन होगा। बल की परिभाषा कहाँ से मिली, दूसरे नियम से किसकी परिभाषा मिली, बल की। ठीक है, अभी यहाँ पे विशाल विश्वकर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रोहित जी ने फोर्स, बिल्कुल सही है। अब बल क्या है, बल का पता होना चाहिए। बल मतलब होता है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे, या कोई मतलब एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे। मान लो ये वस्तु ये है, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा कि ये वस्तु आगे बढ़ सकती है, इसको क्या बोलेंगे, बल। इसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब गति क्या हो गई, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, गति। त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है। प्रश्न क्या है, जब हम नाव में से कूदते हैं तो वह खिसकती है। ऑप्शन आगे की ओर, पीछे की ओर, बराबर में, इनमें से कोई नहीं। जब हम पानी में खड़ी हुई नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है। चलो मैं यहाँ पे एक आपको पूरा चित्रों के माध्यम से समझा देता हूँ। ये एक नाव है, किनारे पे है, और ये एक जो है नाव से आगे की ओर कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए नाम के व्यक्ति नाव से जमीन की ओर आ रहे हैं। तो अब नाव क्या होगी, आप बताइए, अब चित्र देख के। नाव से आगे की ओर कूद रहे, नाव किधर जाएगी, विशाल विश्वकर्मा जी बोले हैं बी, सोनू निषाद जी बोले हैं ए। नाव कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, है ना। आप आगे की तरफ जाओगे तो नाव कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। यानी आपने क्या की थी, क्रिया, तो नाव ने क्या की, प्रतिक्रिया। ये कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप जब कूदे तो आपने क्रिया की, तो बदले में नाव ने आपको आगे की ओर प्रेशर दिया, तो आप आगे की ओर गए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तृतीय नियम। तो इसका आएगा पीछे की ओर, क्या आएगा, पीछे की ओर। क्लियर हुआ, ये ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण होगा। मान लो अभी ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, अभी सूर्य को यहीं रखते हैं और पृथ्वी को यहाँ कर देते हैं, यानी डबल कर देते हैं। ये अभी इतनी दूरी थी r, अब क्या हो गई 2r। पहले r थी, अब क्या हो गई 2r हो गई, ये पृथ्वी। तो अब क्या फर्क पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण में, पहले r दूरी थी, अब हो गई 2r, दुगना कर दिया। पृथ्वी कर दी जाए तो मध्य गुरुत्वाकर्षण होगा। बी बता रहे हैं, विकास जी बता रहे हैं डी, दीपेश जी बता रहे हैं डी। अभी देखते हैं चौथाई। पहले जितना तो रहेगा नहीं, गलत, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। दुगना तो होगा नहीं, क्योंकि पास आती तो दुगना होता। आधा भी नहीं होगा। अब इसका क्या होगा, एक चौथाई। ठीक है, कितना होगा, एक चौथाई, चौथाई रहेगा। क्या होता है कि किसी भी सूर्य जो होता है अपने 8 जो उपग्रह है, 8 जो ग्रह है अपने, उनको बांधे रखता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अब तो इसका क्या हुआ, एक चौथाई। अगला देखेंगे, परम शून्य के निकट तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी है। परम शून्य ताप की बात बोल रहा हूँ, परम शून्य के निकट तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी है। ईश्वर जी अभी नए जुड़े हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद। असलम मंसूरी जी बता रहे हैं डी, ये पुराने वाले का है क्या। ठीक है, अभी देख लेते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप होता है -273 केल्विन के बराबर। कितना, -273। ये ताप संभव नहीं है, संभव नहीं है, इससे कम ताप संभव नहीं है, ये परम शून्य ताप। तो इसका जो होगा ताप युग्म मापी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उच्च ताप को नापता है। विकिरण ताप मापी भी गलत हो जाएगा, उच्च ताप को नापता है। चुंबकीय भी गलत, इसके चारों आंसर गलत है क्योंकि ये संभव नहीं है। ठीक है, चारों आंसर गलत है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक होता है। मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक होता है, कम होता है, अधिक, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। मिलावट के कारण
बताइए। रोहित जी बता रहे हैं डी, ये गलत हो जाएगा। मिलावट के कारण पानी का क्वथनांक होता है। सौरभ जी बता रहे हैं बी, सौरभ कमांडो जी बता रहे हैं बी। असलम जी बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही है। मिलावट के कारण क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ये क्या होता है? अधिक। आपका जो क्वथनांक होता है वो मिलावट के कारण अधिक हो जाता है। जैसे कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, अब उसमें आपने क्या मिला दिया? अशुद्धि मिला दी, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अणुओं की संख्या, ऊर्जा, मोलों की संख्या, तापमान। अणुओं की संख्या, ऊर्जा, मोलों की संख्या, तापमान, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। बताइए। अणुओं की संख्या, ऊर्जा, मोलों की संख्या, तापमान। विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं डी। कमलेश आर्या जी बताए राजस्थान से बी। हेमंत पटेल बी। कमलेश आर्या जी बी। ये अलग अलग व्यक्ति का ओपिनियन है। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। अणुओं की संख्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? मोलों की संख्या से भी नहीं आएगा, तापमान से भी नहीं आएगा, अणुओं की संख्या से भी नहीं आएगा। क्या आएगा? ऊर्जा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब समझ लो इसको क्या होता है। मान लो ये निकाय है, तो हमने क्या दी? ऊष्मा दी। क्या दी? अब ये क्या होगा? निकाय का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वातावरण का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आसपास का वातावरण जो रहेगा उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जब किसी निकाय को हम ऊर्जा देते हैं तो वो पूरी ऊर्जा उस निकाय में नहीं जाती है, आसपास के परिवेश में भी वो वितरित हो जाती है। ठीक है, तो इसका आएगा ऊर्जा। ये क्लियर हो। अगला देखेंगे, निम्न में से किस इंजन की हम दक्षता अधिक होती है? कैपेसिटी ज्यादा होती है। कैपेसिटी, किस इंजन की दक्षता अधिक होती है? ऊष्मा इंजन, ये कार्नो है, कार्नो इंजन, भाप इंजन, सभी की। कौन सा इंजन सबसे जबरदस्त होगा? ठीक है, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो, ऊर्जा, ऊष्मा की हानि नहीं हो, मतलब ज्यादा बेटर कौन सा इंजन हो सकता है? इंजन, कार्नो इंजन, भाप इंजन, सभी की। ठीक है, टोटल कॉमेडी बता रहे हैं बी। रोहित जी बता रहे हैं ए। कमलेश जी बता रहे हैं ए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। किस इंजन की दक्षता अधिक है? कभी आया? कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, लेकिन ऐसा अस्तित्व में नहीं है, ऐसा इंजन अभी तक बना ही नहीं है। कार्नो इंजन केवल एक आदर्श है, क्योंकि ये यूं बोलता है कि 100% एनर्जी 100% इंजन को चलाने में ही खर्च हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एनर्जी का हिस्सा जो होता है आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करने में लग जाता है। तो ये भी आएगा बी वैसे। अगला देखेंगे जिसका लास्ट क्वेश्चन, एक कार में रेडिएटर और पंखा इंजन क्या लगा है? रेडिएटर और पंखा इंजन किस विधि से ठंडा किया जाता है? किस विधि से ठंडा किया जाता है? अब यहाँ आपको ऊष्मा की चालन की विधि पता होना चाहिए। 3 विधि होती है, पहले समझ लीजिए। चालन, विकिरण, संवहन। चालन में ये मान लो एक धातु है, इसमें ये परमाणु है, इसमें परमाणु गति नहीं करेंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु में एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसको क्या बोलेंगे? चालन। अब विकिरण में क्या होगा? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। संवहन में क्या होगा? ये मान लो ये जल है, ये जल है, एक अणु दूसरे अणु की ओर गमन करेगा। ये जैसे पानी से भाप बनती है, किसके कारण? संवहन के कारण। तो इसका क्या आएगा? चालन और संवहन, इसका गलत हो जाएगा। चालन और विकिरण भी गलत, विकिरण और संवहन बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि
कार का रेडिएटर कर रहा है, क्या कर रहा है, इंजन को ठंडा, विकिरण और संवहन, ये आ गया बिल्कुल सही। अगला देखेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन आया है, ठीक है। अब केमिस्ट्री अपन सोल्व करेंगे, अपने आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए अपने साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये चल रहे हैं आपके सामने। किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, किस रसायन को, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, यूरिया, एनपीके। देखो अब इसमें से आपको हिंट में दे देता हूँ, एनपीके हम कृषि में यूज करते हैं, खेतों में, तो ये तो अभी बैन नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यूरिया ये भी खेतों में यूज करते हैं, तो ये भी गलत नहीं, ये भी बैन नहीं हुआ है। अब बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और क्लोरोडेन, अभी ये उद्योगों में यूज होता है क्लोरोफॉर्म, तो ये भी गलत हो जाएगा, तीनों का उपयोग हो रहा है। तो लास्ट में कौन सा बचा, बी, क्लोरोडेन। ये एक हानिकारक दवाई है, रसायन है, जिसका अभी प्रतिबंधित हो गया है, पुनः प्रतिबंधित हो गया है। हाइड्रोजन यौगिक का सूत्र है, हाइड्रोजन यौगिक का सूत्र है, हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ देख लेते हैं पहले चारों का। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, CO2, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गलत हो गया। N2 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन है। N2 का आप सबको पता होगा, N मतलब नाइट्रोजन, इसका क्या आएगा, हाइड्रोजन का H2। अब क्या होता है कि ये H मतलब परमाणु है, इसमें एक परमाणु और मिला तो क्या बन गया, H2, इसको बोलेंगे अणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु मिलके एक हाइड्रोजन का क्या बना है, अणु बना है, तो क्या है H2। क्योंकि आप सबको मालूम है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, किस अवस्था में रहते हैं, यौगिक अवस्था में। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 की अवस्था में रहते हैं। अगला देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, आपसे पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, क्या है, NH4 HCl H2Na3 H2O3। जल्दी बताइए, पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं 2, कि कौन है, कन्हैया जी बता रहे हैं HCl, रोहित जी बता रहे हैं B, कमलेश जी B, ठीक है, सभी बच्चे मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हुआ, HCl, ठीक है, HCl, बी वाला ऑप्शन सही है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, HCl मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, जल्दी मुझे बताइए, मानव शरीर में HCl, मानव शरीर में HCl कहाँ पाया जाएगा, आमाशय में। आमाशय में ये पाया जाएगा, और ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणु उससे नष्ट हो जाएंगे, आपके हानिकारक जीवाणु किससे नष्ट हो जाएंगे, HCl के कारण, ठीक है। NH4 आप सबको मालूम है, मीथेन का बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, कोल गैस किसका मिश्रण होता है, कोल गैस पूछा, तो आप सबको पता होना चाहिए चारों का मतलब। अगला देखेंगे, कन्हैया जी बोल रहे हैं पेट में, तो बिल्कुल सही है, स्टोमक भी बता रहे हैं। अब देखेंगे, कोल गैस किसका मिश्रण होता है, ZnSO4 H2SO4 CO2NH3। तो ZnSO4 क्या होता है, जिंक, जिंक सल्फा वो होता है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से निकलेगा, कोल गैस, जो कोयले की खदान होगी वहां से कौन सी गैस निकलेगी, कोल गैस, एक हानिकारक गैस है, ठीक है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा मिश्रण है, क्या पूछा आपको, कौन सा मिश्रण है, मिश्रण। अब पहले मिश्रण को समझ लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे के ऑप्शन पे जाएंगे। मिश्रण मतलब होता है किसी भी तत्व या यौगिक को मिलाना, क्या करना है, किसी भी तत्व या यौगिक को मिलाना, वो अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में आप कोई भी यौगिक मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा, मिश्रण। तो यहाँ देख लेते हैं, मिश्रण है, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, तो ये गलत हो जाएगा। समुद्र का पानी, समुद्र का पानी में बहुत सारे केमिकल मिले रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन लिक्विड सोप, लिक्विड सोप में भी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है,
तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से आंसर क्या आएगा, ये दोनों आ गए आंसर। ये लिक्विड सोप में भी मिश्रण है, तो ये दोनों आ गए इसके आंसर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसके दो आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता, ये वेधन क्षमता है, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी है, बीटा की, अल्फा की, अल्फा बीटा थीटा या गामा, अल्फा बीटा थीटा गामा। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता पूछा है तो किसकी वेधन क्षमता पूछा हो, वो पूछा है तरंग दैर्ध्य, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहेगी, अल्फा बीटा थीटा गामा। ठीक है, अमित राणा जी बता रहे हैं डी, कमलेश जी बता रहे हैं डी, रोहित जी बता रहे हैं गामा, बिल्कुल सही है। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा की, और सबसे कम होगी अल्फा की। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, मिनिमम किसकी, अल्फा की, मैक्सिमम किसकी, गामा की वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्या, अगला क्वेश्चन देखेंगे। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रण, तत्व, परमाणु, एलॉय। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं डी। ठीक है, अभी देखते हैं अपन क्या होगा इसका। चलो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। अपने को बनाना है पीतल, पीतल बनाने के लिए मुझे दो धातु की आवश्यकता पड़ेगी, एक तांबा, एक जस्ता। तो तांबा क्या है, धातु, जस्ता क्या है, धातु। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगी मिश्र धातु। क्या बनेगी, मिश्र धातु। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसमें एक तांबा है, एक जस्ता है, दोनों धातु है, दोनों को मिला के मिश्र धातु बनी। अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, मिश्रण, तो मिश्रण तो बन नहीं रहा है, तत्व, तत्व भी नहीं बन रहा है, परमाणु बनी, एलोय, एलोय को बोलते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। इसका राइट आंसर क्या हो गया, मिश्र धातु। इसका आंसर आया डी। क्लियर हुआ। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार में होगा, मान लो ये ए नाम का तार है, इसमें विद्युत गति कर रही है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ नए भी जुड़े हैं अभी, असलम मंसूरी जी, कमलेश जी, रोहित जी, प्राइड इंडिया। तो अभी हम देखेंगे, एक तार में समान विद्युत दौड़ रही है तो क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इनमें से कोई नहीं, इनमें से है। विशाल विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं सी, बिल्कुल सही है। मान लो तार है तो तार में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों पैदा होगा। जब विद्युत, जब किसी तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो दोनों क्षेत्र पैदा होगा, विद्युतीय क्षेत्र भी पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, दोनों, दोनों बनेगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है, आपसे क्या पूछा है, ठोस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस, केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस। जल्दी बताइए मुझे। कमलेश जी बता रहे हैं सी, कमांडो जी। ठीक है, अब देखेंगे केरोसिन, केरोसिन क्या है, द्रव है, पेट्रोल क्या है, द्रव है, गैस क्या है, गैस ही है, फिर चारकोल क्या है, ठोस है। चारकोल मतलब कोयला जो होता है, पत्थर का कोयला, उसको चारकोल बोलते हैं, मतलब हड्डी वाला कोयला भी है ये। इसका क्या आया, सी है। चारकोल उसको बोलते हैं, हड्डी वाले कोयले को, जो पुराने जीवाश्म रहते हैं, जो हड्डी से चारकोल बनाया जाता है, चारकोल उसको बोलते हैं।
क्लियर हुआ? जल का गलनांक कितने डिग्री पे है? गलनांक पूछा है वो, जब जल का गलनांक पूछा है, बताइए। हिमांक नहीं पूछा है, गलनांक पूछा है। आपको पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री। 100 डिग्री पे क्या होगा, क्वथनांक। क्लियर हुआ? हिमांक क्या हो गया, 100 डिग्री क्वथनांक हुआ। 0 के इधर हो जाएगा हिमांक। 0 से कम यदि पानी हुआ तो वो बर्फ बन जाएगा, 0 से ज़्यादा हुआ तो वो द्रव बन जाएगा। आपसे पूछा है गलनांक पूछा है, तो गलनांक के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा और ठोस बनने के लिए 0 के इधर जाना पड़ेगा। तो इसका क्या आया, 100 डिग्री बिल्कुल गलत है। 100 डिग्री पे तो पानी उबलने लगेगा, तो यहाँ चाहिए गलनांक। क्या चाहिए, गलनांक। जल्दी से बताइए। ईश्वर जी जुड़े हैं, रोहित जी, राइट इंडिया जी, क्या होगा? अभी तक राइट आंसर नहीं आया है। रोहित जी बता रहे हैं 4, असलम जी बता रहे हैं 3। अब देखें क्या आएगा। 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाएगा, तो कैंसल। -4 डिग्री नहीं होगा, 4 डिग्री भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, 0 डिग्री। मैंने क्या बोला, 0 डिग्री के माइनस में जाता है तो वो ठोस बन जाएगा, 0 डिग्री के प्लस में जाता है तो बन जाएगा द्रव। क्या बन जाएगा, द्रव। तो इसका क्या आया आंसर, 0 डिग्री। और 100 डिग्री पे तो उबल जाएगा, क्वथनांक बोलेंगे उसको। 0 डिग्री पे हिमांक रहेगा। क्लियर हुआ ये? पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? पानी का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो बिल्कुल लगा दो सही, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चन केमिस्ट्री के 6th क्लास के क्वेश्चन। C2O CO2 H2O NaCl। NaCl एक लवण है। H2O बताइए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C2O भारी जल। C2O को क्या बोलेंगे, भारी जल। CO2 को क्या बोलेंगे, ये गैस है। ठीक है, और ये एक लवण है। अब H2O क्या हो गया, यहाँ पानी का सूत्र पूछा तो पानी का सूत्र क्या हुआ, H2O। क्या हुआ, H2O, तो बिल्कुल सही आ जाएगा H2O। अब देखो D2O क्या होता है, क्या काम आता है D2O, पहले इसको समझ लेते हैं। D2O भारी जल है, क्या आएगा आपको परमाणु भट्टी में काम आएगा। परमाणु भट्टी जो रिएक्शन होगी पर नाभिकीय विखंडन, तो उसको नियंत्रित करेगा भारी जल। अब जो है NaCl आप रोजमर्रा की जिंदगी में नमक यूज करते हैं, वो क्या है, NaCl। अगला H2O, ये आपका जीवन का भौतिक आधार है, जल मतलब जीवन। CO2 एक हानिकारक गैस है जो पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ये हो गया। अब आगे हैं अपना बायोलॉजी का पोर्शन, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछा है चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है। चिकनगुनिया का पूछा है, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है। आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, मॉस्किटो मतलब मच्छर। क्या ऑप्शन दिया, मच्छर। स्वाइन मतलब सुअर। फिर चिकन, मुर्गी मतलब। फिर यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। अब बताइए चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होगा। सौरभ जी बता रहे हैं डी, कन्हैया जी बता रहे हैं डी। तो अलग अलग ऑप्शन सारे बच्चे बता रहे हैं। अब हम देख ले चिकनगुनिया कैसे होगा। चिकनगुनिया वैसे वायरस से होगा, इससे होगा, वायरस से। अब आपको यहाँ पे वायरस दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या लगाना है, मॉस्किटो। क्यों लगाना है, क्योंकि ये वायरस मच्छर के शरीर में पाया जाता है। अब मॉस्किटो आपको काटेगा तो आपको क्या हो सकता है, चिकनगुनिया। जैसे मलेरिया होता है ठीक उसी प्रकार चिकनगुनिया होता है, लेकिन वायरस के नाम अलग अलग बदल जाते हैं, क्योंकि जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और चिकनगुनिया किससे होता है, वायरस से। चिकनगुनिया वायरस से होगा और मलेरिया किससे होगा, प्रोटोजोआ से। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों होंगे मच्छर से ही। मच्छर जब आपको काटेंगे तो आपके ब्लड में वायरस को छोड़ देंगे, तो क्या होगा, चिकनगुनिया। अब बैक्टीरिया भी बीमारी फैलाता है। अनाज को फफूंद से दूर रखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। आपसे पूछा है अनाज को खराब होने से, यानी उसमें
फफूंद मतलब कवक। अनाज को फफूंद से दूर रखने की सर्वोत्तम विधि है। अनाज को आप कैसे बचाओगे? पहला, अम्ल से, एनपीके, ह्यूमरस, ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है, प्रोपायोनिक, 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 ठीक है। अम्ल जो होगा, अम्ल से तो और बिगड़ जाएंगे, जो अनाज है अम्ल से तो और बिगड़ जाएगा। एनपीके, एनपीके तो आप सबको मालूम है खाद है, इस खाद में हम अनाज रखते हैं क्या? गलत हो जाएगा ये भी। अब पूछा ह्यूमरस, तो ह्यूमरस क्या होता है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आया ऑप्शन क्या? प्रोपायोनिक। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोपायोनिक। ये एक विधि है के जरिए हम अनाज को सुरक्षित रखते हैं। बाकी सबके आपको मतलब पता है, तो आपका आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। कोलेरा मतलब हेजा किसके कारण होता है? हेजा किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए। ब्रिवियो कोलोरी, स्वाइन, चिकन, बैक्टीरिया, ठीक है, जल्दी से बताइए। राइड इंडिया जी बता रहे हैं डी। विजयी कुशवाहा कमांडो बता रहे हैं डी। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने ऑप्शन दे रहे हैं। असलम मंसूरी जी बता रहे हैं डी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हेजा रोग का कोलेरा होगा, हेजा जो होगा वो बैक्टीरिया से होगा। किससे होगा? बैक्टीरिया से। लेकिन उस बैक्टीरिया का यहाँ पे आपको नाम भी दे रखा है, तो इसका क्या आएगा? विब्रियो कोलेरी। क्या आएगा? विब्रियो कोलेरी। हेजा बैक्टीरिया से होगा, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको दे रखा है, विब्रियो कोलेरी के कारण होगा। तो आंसर क्या जाएगा अपना? ए, क्योंकि बैक्टीरिया तो है ही है, लेकिन उसका नाम भी तो दे रखा है। अब नाम ही क्लियर कर दिया है प्रश्न में, तो आपको ये जाएगा, विब्रियो कोलोरी के द्वारा होगा। हेजा छोटी आंत को प्रभावित करने वाला बीमारी है, आपका पाचन तंत्र इससे डिसमिस हो जाएगा, मतलब खराब होगा। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आपसे पूछा कंकाल। चार ऑप्शन है आपके सामने। आयरन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कॉपर डेटिंग, अर्जेंटिम। आयरन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कॉपर डेटिंग, अर्जेंटिम। अब देखते हैं कंकाल। कंकाल मतलब जीवाश्म की बात कर रहे हो। जीवाश्म का पता कैसे लगाएंगे? अब यहाँ देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये मतलब कॉपर डेटिंग गलत हो जाएगा, आयरन डेटिंग गलत हो जाएगा, अर्जेंटम। अब कार्बन डेटिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए। इसका सही आंसर क्या आया? कार्बन डेटिंग। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में कार्बन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से। कार्बन 12, कार्बन 14। किसी भी व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसमें से कार्बन 12 कभी नष्ट नहीं होता, हजारों साल तक भी ये नष्ट नहीं होगा। लेकिन कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण। तो हम दोनों का अनुपात पता लगा लेते हैं कि कार्बन 12 कितना है और कार्बन 14 कितना है। उस आधार पे हम एज निकाल लेते हैं। किसी भी कंकाल की क्या निकाल लेते हैं? एज। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 1750 से 2300 का पूर्व। ये किससे द्वारा हमने निर्धारित किया? कार्बन डेटिंग से किया, कार्बन डेटिंग से। बिल्कुल सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फलों को खट्टा होना किसका कारण है? फलों का खट्टा होना, फलों का खट्टा होना किसका कारण है? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हैं। प्रेम यादव जी बता रहे हैं सी। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए। किण्वन विधि, वाष्पीकरण विधि, तुष्टीकरण, आश्वन विधि। फलों का खट्टा होना किसके कारण है? किण्वन विधि। इसका क्या आएगा? किण्वन विधि। जैसे फलों से जो शराब बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? किण्वन विधि द्वारा। कुछ कवक या बैक्टीरिया उसमें डाले जाते हैं, उसको बोलते हैं यीस्ट। क्या बोलते हैं? यीस्ट। उस कवक को क्या बोलते हैं? यीस्ट। ठीक है, ये यीस्ट को डालते हैं तो क्या बनता है?
दारू बन जाती है। तो कौन सी विधि है? किण्वन विधि, यानी फर्मेंटेशन करते हैं। किसका फर्मेंटेशन? फलों का। और वो कौन करते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक। वाष्पीकरण विधि क्या है? वाष्पीकरण को समझ लीजिए। किसी सतह पर यदि जल है तो उसका सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। आसवन विधि क्या हो जाता है? किसी चीजों को गर्म करते हैं तो पानी ऊपर उठता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आसवन। यीस्ट एल्कोहल, बिल्कुल सही है। किसने बताया ये? रोहित कमांडो। रिकेट्स किस बीमारी की कमी से होता है? रिकेट पूछा है, ठीक है। रिकेट्स यानी एक विटामिन से होने वाला रोग है। आपसे पूछा है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, ए, बी, सी, जल्दी बताइए। कन्हैया जी बता रहे हैं विटामिन डी, बिल्कुल सही है। रिकेट्स किसकी कमी से होगा? विटामिन डी। हड्डी जो होती है, हड्डी थोड़ी तिरछी हो जाती है, जो जैसे कि, और इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, क्योंकि हड्डी का क्षरण होने लगता है, सूखा रोग है ये। अब विटामिन ए से रतौंधी होगा, विटामिन बी से क्या होगा? बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। तो तीनों पता लग गया। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। अब ये विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और आपके शरीर की हड्डियों के लिए लाभदायक है। अगला देखेंगे, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो ऐसी कोशिका, ऐसा शरीर जिनमें केवल एक कोशिका हो, क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव। अब यहाँ देखेंगे, अमीबा, मेंढक, मछली, सर्प। आप सांप को आंखों से देख सकते हो? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो चीज आंखों से दिख रही है वो एक कोशिका हो नहीं सकती है। मछली भी आंखों से दिख जाती है तो उसमें एक कोशिका होगी, गलत। मेंढक आंखों से दिख जाती है, अमीबा आंखों से दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। तो वो कैसी कोशिका है? एक कोशिकीय। इनका शरीर इतना छोटा होगा कि वो आंखों से नहीं दिखेगा। किससे दिखेगा? सूक्ष्मदर्शी से। किससे देखना पड़ेगा अपने को? सूक्ष्मदर्शी से। आंखों से नॉर्मल नहीं दिखेगा। बाकी आपको तीनों आंखों से दिख रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएंगे। अब क्या आया? सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को देख सकते। तो ये एक कोशिकीय जीव है जो सरल जीव है। कैसे जीव है? सरल। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी आयु होती है, क्या पूछा है? सबसे लंबी आयु होती है। आपसे एज पूछा है, बताइए। हाथी, कछुआ, बाघ, नेवला। हाथी, कछुआ, बाघ, नेवला, चार ऑप्शन दिए हैं। कन्हैया जी बता रहे हैं कछुआ, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं। GBRS बता रहे हैं कछुआ। अभी हम देखते हैं, हाथी, कछुआ, बाघ, नेवला। इसमें सबसे ज्यादा आएगा कछुआ। लगभग 200 साल, लगभग 200 साल की एज होती है, यानी हमसे डबल। असलम मंसूरी कमांडो जी बता रहे हैं बी। विशाल जी बता रहे हैं कछुआ। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह से जुड़े हैं हमारे साथ में, उन सबका स्वागत है। क्या आएगा? 200 वर्ष कछुआ। बाघ की तो 25 से 30 साल रहती है, और कम रहती है इससे भी। सूर्य का प्रकाश में विटामिन होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश में कौन सी विटामिन होगी? बताइए। डी बता रहे हैं, विटामिन डी। क्या होता है हमारे शरीर में? शरीर में प्रो विटामिन डी होता है। प्रो विटामिन डी। जैसे सूर्य प्रकाश हमारे शरीर की त्वचा पे लगता है, वो चेंज हो जाता है विटामिन डी में। प्रो विटामिन डी किस में बदल जाएगा? विटामिन डी में। तो इसका ऑप्शन क्या आया? डी। विटामिन सी आपको खट्टे फलों से मिल रहा है। विटामिन बी अनाज से मिल रहा है। विटामिन ए पपीता, आम, ऐसी चीजों से मिल रहा है, गाजर से। तो ये क्लियर हुआ आपके चारों ऑप्शन। लास्ट, पौधों और जीवों का मुख्य अंतर है। पौधों और जीव।
अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन पे जाते हैं, वंश वृद्धि, पौधे भी वंश वृद्धि करते हैं तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलना फिरना, पौधे चलते नहीं है और जीव चलते फिरते हैं, ये सही हो जाएगा। पाचन दोनों करते हैं, श्वसन दोनों करते हैं, तो ऑप्शन क्या आया, पौधे। पौधे क्या नहीं करते हैं, चलना फिरना नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे एक जगह स्थिर होते हैं और उनमें जो है खाना बनाने के लिए जमीन से जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, जल और खनिज लवण लेते हैं। तो पौधे तो फिक्स रहेंगे एक जगह पे, मानव जो होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह रन करेंगे। यानी जो पौधे होते हैं वो अचल होते हैं। कैसे होते हैं, अचल। और जंतु कैसे होते हैं, चल। इनमें चलने के लिए ये चलते हैं, ये होते हैं अचल। तो यहाँ पे क्या आया ऑप्शन, चलना फिरना। ठीक है, बाकी पाचन श्वसन सब पौधे भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अभी आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10 बजे आपको एक क्लास और मिलेगी, उसमें आपको मिथुन सर क्लास लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, कल हम इसी समय पे आपको मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।